8. Rich Dad, Poor Dad by Robert T. Kiyosaki. Chapter 4. Lesson 3. 1974 में मैकडॉनल्ड्स के मालिक रे क्रॉक से रिक्वेस्ट की गई कि वो ऑस्टिन में टेक्सास यूनिवर्सिटी में एमबीए की क्लास में अपना लेक्चर दें। मेरा एक करीबी दोस्त कीथ कनिंघम वहां एमबीए कर रहा था। बहुत अच्छी और इंस्पायरिंग डिबेट के बाद क्लास खत्म हो गई और स्टूडेंट्स ने रे से पूछा कि क्या वो बियर के लिए उनके फेवरेट बार में चलेंगे। रे तैयार हो गए। जब सब लोगों के हाथ में बियर आ गई तब रे ने पूछा, मेरा असली बिजनेस क्या है? कीथ ने कहा। हर कोई हंस पड़ा। ज्यादातर एमबीए स्टूडेंट्स को लगा जैसे रे मजाक कर रहे थे। किसी ने जवाब नहीं दिया। इसीलिए रे ने दोबारा यही सवाल पूछा, आप लोगों की नजर में मेरा बिजनेस क्या है? स्टूडेंट्स दोबारा हंस दिए और आखिरकार एक बहादुर स्टूडेंट ने जोर से कहा, रे, दुनिया में ऐसा कौन है जो ये नहीं जानता कि आप हैमबर्गर बिजनेस में हैं? रे हंस दिए। मुझे मालूम था कि आप लोग यही कहेंगे। वो एक पल के लिए रुके और उसके बाद उन्होंने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हैमबर्गर बिजनेस में नहीं हूं। मेरा असली बिजनेस रियल एस्टेट है। कीथ ने कहा कि रे ने अपने नजरिए को समझाने के लिए काफी समय लिया। अपने बिजनेस प्लान में रे जानते थे कि बिजनेस का मेन फोकस हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचना था, लेकिन वो कभी भी हर फ्रेंचाइजी की लोकेशन को नहीं भूले। वो जानते थे कि रियल एस्टेट और इसकी लोकेशन हर फ्रेंचाइजी की सफलता में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। एक्चुअली वो आदमी जो फ्रेंचाइजी खरीद रहा था और रे क्रॉक की ऑर्गेनाइजेशन की फ्रेंचाइजी चेन का मेंबर बनता था, वो भी उस जमीन के लिए पैसे दे रहा था और उसे खरीद रहा था। आज मैकडॉनल्ड दुनिया में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा अकेला मालिक है, जिसके पास कैथोलिक चर्च से भी ज्यादा रियल एस्टेट है। आज मैकडॉनल्ड के पास अमेरिका और दुनिया के दूसरे देशों में सबसे कीमती चौराहे और नुक्कड़ हैं। कीथ ने कहा, यह उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा लेसन था। आज कीथ के पास कार धोने का बिजनेस है, लेकिन उनका असली बिजनेस है कार धोने के गराज के नीचे का रियल एस्टेट। पिछले चैप्टर के अंत में हमने ये बताया था कि ज्यादातर लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, बस अपने लिए काम नहीं करते। वो पहले तो कंपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं, फिर टैक्स के कारण सरकार के लिए काम करते हैं और आखिरकार बैंक के लिए काम करते हैं, जो उनके मॉर्टगेज का मालिक होता है। जब हम छोटे थे तो हमारे आसपास मैकडॉनल्ड का कोई फ्रेंचाइजी आउटलेट नहीं था, लेकिन मेरे अमीर डैडी ने माइक और मुझे वही सबक सिखा दिया था जो टेक्सास यूनिवर्सिटी में रे क्रॉक ने सिखाया था। यह अमीरों का सीक्रेट नंबर 3 है। सीक्रेट है, अपने काम से काम रखो। लोगों की जिंदगी में पैसे की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वो अपनी सारी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते हैं। कई लोगों के पास तो जिंदगी भर काम करने के बाद भी अपने लिए कुछ नहीं बच पाता। हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आज के यूथ में एकेडमिक कैलिबर डेवलप कर उन्हें अच्छी नौकरियां दिलाने के लिए तैयार है। उनकी जिंदगी उनकी नौकरी के चारों तरफ घूमती है, या जैसे पहले बताया जा चुका है, उनकी इनकम वाले कॉलम के चारों तरफ। और ज्यादा एकेडमिक कैलिबर को डेवलप करने के बाद वो अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को बढ़ाने के लिए और ऊंची एजुकेशन हासिल करते हैं। वो इंजीनियर, वैज्ञानिक, कुक, शेफ, पुलिस ऑफिसर, आर्टिस्ट या राइटर वगैरह बनने के लिए पढ़ाई करते हैं। उनकी प्रोफेशनल स्किल्स उन्हें काम करने और पैसा कमाने का मौका देती है, लेकिन ध्यान रहे, वो पैसे के लिए काम करते हैं। आपके प्रोफेशन और आपके बिजनेस में बहुत बड़ा अंतर है। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं, आपका बिजनेस क्या है? और वो कहते हैं, मैं एक बैंकर हूं। फिर मैं उनसे पूछता हूं, क्या वे बैंक के मालिक हैं? और नॉर्मली उनका जवाब होता है, नहीं, मैं वहां काम करता हूं। इस तरह उन्होंने अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस को एक ही समझ लिया है। उनका प्रोफेशन एक बैंकर का हो सकता है, लेकिन उनका अपना बिजनेस कुछ भी नहीं है। रे क्रॉक अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस के बीच के अंतर को बहुत अच्छी तरह जानते थे। उनका प्रोफेशन हमेशा वही था, वो एक सेल्समैन थे। एक समय वो मिल्क शेक के लिए मिक्सर बेचते थे और कुछ ही समय बाद वो हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचने लगे। हालांकि उनका प्रोफेशन हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचने का था, लेकिन उनका बिजनेस इनकम दिलाने वाले रियल एस्टेट को इकट्ठा करना था। स्कूल के साथ एक समस्या यह है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आप वही बन जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप कुकिंग को स्टडी करते हैं तो आप शेफ बन जाते हैं। अगर आप कानून को स्टडी करते हैं तो आप वकील बन जाते हैं। और अगर आप ऑटो मैकेनिक्स का अध्ययन करते हैं तो आप मैकेनिक बन जाते हैं।
जो पढ़ा जाए वही बन जाने में गलती यहां होती है कि लोग अपने काम से काम रखना भूल जाते हैं। वो अपना सारा जीवन दूसरे के काम पर ध्यान देने में लगा देते हैं और इस तरह उनको अमीर बनाते जाते हैं। फाइनेंशियली सिक्योर होने के लिए किसी आदमी को अपने काम से काम रखने की जरूरत है। आपका बिजनेस आपकी एसेट वाले कॉलम के चारों तरफ घूमता है, जो आपकी इनकम वाले कॉलम के ऑपोजिट होता है, जैसे पहले बताया जा चुका है। नंबर एक नियम यह जानना है कि एसेट और लायबिलिटीज के बीच का अंतर क्या होता है, और इसीलिए हमें एसेट्स ही खरीदनी चाहिए। अमीर लोग अपने एसेट वाले कॉलम पर ध्यान देते हैं, जबकि बाकी सभी लोग अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं। इसीलिए हमें यह बहुत सुनने में आता है, मुझे ज्यादा सैलरी की जरूरत है, काश मुझे प्रमोशन मिल जाए, मैं एक बार फिर स्कूल जाकर कुछ और ट्रेनिंग लेने वाला हूं ताकि मैं बेहतर नौकरी पा सकूं, मैं ओवर टाइम करने वाला हूं, शायद मुझे कोई पार्ट टाइम काम मिल जाए, मैं 2 वीक्स में नौकरी छोड़ रहा हूं, मुझे एक नई नौकरी मिल गई है जिसमें ज्यादा सैलरी है। कई ग्रुप्स में ये समझदारी के विचार हैं, लेकिन अगर आप रे क्रॉक की बात समझ लेते हैं तो ऐसा करके आप अपने काम से काम नहीं रख रहे। ये सभी विचार अपना पूरा ध्यान इनकम वाले कॉलम पर लगाते हैं, और अगर एक्स्ट्रा पैसे का यूज इनकम बढ़ाने वाली एसेट्स को खरीदने में किया जाता है, तभी वो आदमी इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली पूरी तरह से सिक्योर हो सकता है। गरीब और मिडिल क्लास के ज्यादातर लोग फाइनेंशियली काफी ऑर्थोडॉक्स होते हैं, यानी मैं रिस्क नहीं ले सकता, यानी कि उनका कोई भी फाइनेंशियल बेस नहीं होता। वो अपनी सैलरीज से चिपके रहते हैं, वो खेल को बहुत ही सिक्योर खेलना चाहते हैं। जब कंपनीज का साइज छोटा होने लगा तो लाखों करोड़ों लोगों को पता चला कि जिसे वो अपनी सबसे बड़ी एसेट मानते थे, यानी कि उनका घर, वो उन्हें जिंदा मार रहा था। उनकी घर नामक प्रॉपर्टी हर महीने उनकी जेब से पैसे निकलवा रही थी। उनकी कार, उनकी दूसरी प्रॉपर्टीज भी उन्हें जिंदा मार रही थीं। गराज में रखे $1000 में खरीदे गए उनके गोल्फ क्लब आज $1000 के नहीं रह गए थे। नौकरी की सिक्योरिटी ना होने के कारण अब उनके पास लाइवलीहुड के लिए कोई बेस नहीं बचा था। उनके विचार में जो प्रॉपर्टीज थीं, वो पैसे के संकट के समय में उनकी कुछ भी मदद नहीं कर सकती थीं। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि हम में से ज्यादातर ने मकान खरीदने या कार खरीदने के लिए बैंकर से लोन के लिए अप्लाई किया होगा। नेटवर्थ वाले कॉलम में नजर डालना हमेशा इंटरेस्टिंग होता है। ये इंटरेस्टिंग इसलिए होता है क्योंकि इससे हम जान पाते हैं कि बैंकिंग और अकाउंटिंग में किन चीजों को एसेट्स माना जाता है। एक दिन कर्ज लेने के लिए मेरी माली हालत बहुत अच्छी नहीं लग रही थी, इसीलिए मैंने अपने नए गोल्फ क्लब, मेरे आर्ट कलेक्शन, बुक्स, स्टीरियो, टेलीविजन, अरमानी सूट्स, रिस्ट वॉचेस, जूते और इन सभी चीजों को एसेट्स वाले कॉलम में रख दिया। मेरी लोन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में था। लोन कमेटी को यह पसंद नहीं आया कि मैं अपार्टमेंट हाउसेस से इतने ज्यादा पैसे कमा रहा था। वो ये जानना चाहते थे कि मेरे पास एक नॉर्मल सी जॉब क्यों नहीं है जिसमें सैलरी मिलती हो। उन्होंने मेरे अरमानी सूट्स, गोल्फ क्लब या आर्ट कलेक्शन के बारे में कोई सवाल नहीं किया। जिंदगी कई बार कठिन हो जाती है जब आप स्टैंडर्ड प्रोफाइल में फिट नहीं होते। मैं हर बार चौंक जाता हूं जब मैं किसी को यह कहते हुए सुनता हूं कि उनकी नेटवर्थ $10 लाख है या $1 लाख है या ऐसा ही कोई और डेटा। नेटवर्थ के सटीक ना होने का एक खास कारण यह है कि जिस पल आप अपनी प्रॉपर्टीज को बेचना शुरू करते हैं, आपको अपने गेन्स पर टैक्स चुकाना पड़ता है। इतने सारे लोग अपने आप को पैसे के गहरे संकट में डाल लेते हैं जब उनकी इनकम कम हो जाती है। पैसा जुटाने के लिए वो अपनी सारी प्रॉपर्टीज बेचते हैं। पहले तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज नॉर्मली उस रेट से बहुत कम में बिकती हैं जो उनकी बैलेंस शीट में दिखाया गया है, या अगर प्रॉपर्टीज को बेचने से कोई फायदा होता है तो उस पर टैक्स लगा दिया जाता है। तो एक बार फिर सरकार फायदे में से अपना हिस्सा ले लेती है और इस तरह कर्ज से उबरने के लिए जुटाई जाने वाली रकम को कम कर देती है। अपने काम से काम रखना शुरू कर दें, दिन की नौकरी करते रहें, लेकिन असली प्रॉपर्टीज या असली एसेट्स को खरीदना भी शुरू कर दें। लेकिन ऐसी लायबिलिटीज या ऐसी पर्सनल चीजों से बचें जिनकी कीमत एक बार घर लाने पर कम हो जाए। आप जिस पल एक नई कार शोरूम से बाहर ले जाते हैं, उसकी कीमत 25% कम हो जाती है। ये रियल एसेट नहीं है, हालांकि आपके बैंकर भी इसे एसेट मानते हैं। मेरा $400 का नया टाइटेनियम ड्राइवर खरीदने के कुछ ही मिनटों बाद $150 की वैल्यू का हो गया।
अडल्ट्स के लिए सही यही है कि अपने खर्चे कम कर लें, अपनी लाइबिलिटीज को कम कर लें और मेहनत से मजबूत एसेट्स का बेस बना लें। उन यूथ को जिन्होंने अभी घर नहीं छोड़ा है, उन्हें यह सिखाया जाना चाहिए कि एसेट और लाइबिलिटीज के बीच का फर्क क्या होता है। घर छोड़ने से पहले ही उन्हें एसेट वाले कॉलम को बनाने की एजुकेशन दी जानी चाहिए, इंस्पिरेशन दी जानी चाहिए। इसके पहले कि वो घर छोड़ें, शादी करें, घर खरीदें, बच्चे पैदा करें, खतरनाक फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसें, नौकरी को कसकर पकड़े रहें और हर चीज को उधार खरीदें। मैं बहुत सारे यंग कपल्स को देखता हूं जो शादी कर लेते हैं और अपने आप को एक ऐसे जाल में फंसा लेते हैं जिससे वो अपनी नौकरी के बहुत सालों तक कर्जे से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जब आखिरी बच्चा घर छोड़कर चला जाता है, तब ज्यादातर लोगों को यह एहसास होता है कि उन्होंने रिटायरमेंट की सफिशिएंट तैयारी नहीं की है और वे थोड़ा पैसा अलग रखना शुरू कर देते हैं। फिर उनके अपने मम्मी डैडी बीमार हो जाते हैं और उन पर नई जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो मैं आपको या आपके बच्चों को किस तरह एसेट्स इकट्ठे करने के लिए इंस्पायर कर रहा हूं। मेरी दुनिया में असली एसेट्स कई तरह की होती हैं। जैसे नंबर एक, ऐसा बिजनेस जिनमें मेरे होने की जरूरत ना हो। मैं उनका मालिक जरूर हूं, लेकिन उन्हें दूसरे लोग चलाते हैं। अगर मुझे वहां काम करना पड़े तो यह बिजनेस नहीं होगा, यह मेरी नौकरी होगी। नंबर दो, स्टॉक्स। नंबर तीन, बॉन्ड्स। नंबर चार, म्यूचुअल फंड्स। नंबर पांच, इनकम देने वाला रियल एस्टेट। नंबर छह, नोट्स यानी IOU। नंबर सात, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे म्यूजिक, स्क्रीन प्ले, पेटेंट वगैरह से मिलने वाली रॉयल्टी। और नंबर आठ, ऐसी हर चीज जो कीमती है, जो इनकम देती है और जिसकी वैल्यू बढ़ जाती है और जिसका बाजार तैयार है। जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मेरे पढ़े लिखे डैडी ने मुझे एक सिक्योर जॉब ढूंढने की सलाह दी। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी ने मुझे ऐसी एसेट्स को इकट्ठा करने की सलाह दी जिन्हें मैं पसंद करता था। अगर तुम इन्हें पसंद नहीं करते होगे तो तुम इनका ध्यान नहीं रख पाओगे। मैं रियल एस्टेट इसलिए इकट्ठा करता हूं क्योंकि मुझे इमारतों और जमीन से प्यार है। मैं उनके लिए शॉपिंग करना भी पसंद करता हूं। मैं सारा दिन उनको निहार सकता हूं। जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो प्रॉब्लम्स उतनी बुरी नहीं होती कि उनके कारण रियल एस्टेट के लिए मेरा प्यार कम हो जाए। ऐसे लोग जो रियल एस्टेट से नफरत करते हैं, उन्हें इसे नहीं खरीदना चाहिए। मुझे छोटी कंपनीज के स्टॉक से भी प्यार है, खासकर नई कंपनीज के स्टॉक से। इसका कारण यह है कि मैं एंटरप्रेन्योर हूं, ना कि कोई कॉरपोरेट इंडिविजुअल। मेरे शुरुआती सालों में मैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर चुका हूं, जैसे कैलिफोर्निया के स्टैंडर्ड में, यूएस मरीन कॉर्प्स और जेरोक्स कॉरपोरेशन में। मैंने इन ऑर्गेनाइजेशंस में बिताए हुए टाइम को काफी एंजॉय किया है और मेरे पास कई अच्छी मेमोरीज हैं। लेकिन अंदर से मैं कंपनी में काम करने वाला आदमी नहीं हूं। मुझे कंपनी शुरू करना अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें चलाना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं जो शेयर खरीदता हूं वो भी नॉर्मली छोटी कंपनीज के होते हैं। और कई बार तो मैं कंपनी शुरू करता हूं और उसे पब्लिक बना देता हूं। नए स्टॉक के शेयर में किस्मत चमक सकती है और मुझे यह खेल पसंद है। कई लोग कम कैपिटल वाली कंपनी से डरते हैं और उन्हें खतरनाक कहते हैं, और वो खतरनाक हैं भी। लेकिन खतरा हमेशा कम हो जाता है अगर आप इन्वेस्टमेंट से प्यार करते हैं, उसे समझते हैं और खेल को अच्छी तरह से जानते हैं। छोटी कंपनीज के साथ मेरी स्ट्रैटेजी ये होती है कि एक साल में अपने शेयर बेच दिए जाएं। दूसरी तरफ मेरी रियल एस्टेट की स्ट्रैटेजी छोटी प्रॉपर्टी से शुरू करने की होती है। फिर मैं उस छोटी प्रॉपर्टी को बेचकर उससे थोड़ी बड़ी प्रॉपर्टी ले लेता हूं और इस तरह अपने फायदे पर टैक्स चुकाने से बचता रहता हूं। इससे प्रॉपर्टी की वैल्यू में ड्रामेटिक इंक्रीमेंट होता है। मैं नॉर्मली रियल एस्टेट को 7 साल से कम समय के लिए अपने पास रखता हूं। कई सालों तक जब मैं मरीन कॉर्प्स या जेरोक्स में था, तब भी मैंने वही किया जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाया था। मैं अपनी दिन की नौकरी करता था, लेकिन मैं अपने काम से भी काम रखता था। मैं अपने एसेट वाले कॉलम में कुछ ना कुछ करता रहता था। मैं रियल एस्टेट और छोटे स्टॉक्स की खरीद फरोख्त भी करता था। अमीर डैडी ने हमेशा पैसे की समझ की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया था। जितनी अच्छी तरह से मैं अकाउंटिंग और कैश मैनेजमेंट को समझ सकता था, उतनी ही अच्छी तरह से मैं इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस कर सकता था और आखिरकार खुद की कंपनी शुरू कर सकता था और उसे सफल बना सकता था। जब तक कि कोई पहले से ही ऐसा ना सोच रहा हो, मैं किसी को अपनी कंपनी बनाने के लिए इनकरेज नहीं करता। मैं जानता हूं कि कंपनी चलाने में कितना झंझट होता है और मैं नहीं चाहता कि आप उस झंझट में फंसें।
कई बार ऐसा भी समय आता है जब लोगों को रोजगार नहीं मिलता और उनके लिए कंपनी शुरू करना एक सोल्यूशन होता है। लेकिन सफलता के अवसर बहुत कम हैं। 10 में से 9 कंपनीज 5 साल में डूब जाती हैं। पहले 5 साल में जो कंपनियां बची रहती हैं, उनमें से भी 10 में से 9 कंपनियां बाद में बंद हो जाती हैं। तो अगर आपकी पहले से ही कंपनी शुरू करने की इच्छा हो, तभी मैं इसकी सलाह दूंगा। वरना अपनी दिन की नौकरी करते रहें और अपने काम से काम रखें। जब मैं कहता हूं कि अपने काम से काम रखें, तो मेरा मतलब यह है कि आप अपनी एसेट वाले कॉलम को ज्यादा मजबूत बनाते रहें। एक बार इसमें $1 जाए तो बाहर ना निकल पाए। इसे इस तरह से सोचें कि जब $1 आपकी एसेट वाले कॉलम में जाता है, तो वो आपका एम्प्लॉय बन जाता है। पैसे के बारे में सबसे अच्छी चीज यह है कि ये हर दिन 24 घंटे काम करता है और ऐसा पीढ़ियों तक करता रह सकता है। अपनी दिन की नौकरी करते रहें, एक अच्छे मेहनती कर्मचारी की तरह काम करें, लेकिन अपने एसेट वाले कॉलम को बढ़ाते रहें। जब आपका कैश फ्लो बढ़ता है, तब आप कुछ लग्जरी वाली चीजें खरीद सकते हैं। इस बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अमीर लोग लग्जरी वाली चीजें सबसे बाद में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग लग्जरी की चीजें सबसे पहले खरीदते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर बड़े घर, हीरे, फर, ज्वेलरी या यॉट जैसी विलासिता की चीजें इसलिए खरीद लेते हैं ताकि वो अमीर दिख सकें। वो अमीर दिखते हैं, लेकिन असल में वो उधार के दलदल में गहरे धंसते चले जाते हैं। वो लोग जिनके पास पीढ़ियों से पैसा है, वो लंबे समय से अमीर हैं। वो अपने एसेट वाले कॉलम को सबसे पहले बनाते हैं, फिर एसेट वाले कॉलम से होने वाली इनकम उनके लिए लग्जरी की चीजें खरीद लेती है। गरीब और मिडिल क्लास लोग अपनी खून पसीने की कमाई और बच्चों की विरासत की कीमत पर लग्जरी वाली चीजें खरीदते हैं। एक्चुअल लग्जरी असली एसेट में इन्वेस्ट करने और उसे डेवलप करने का इंस्पिरेशन है। एग्जाम्पल के तौर पर, जब मेरी पत्नी और मेरे पास अपार्टमेंट हाउसेस से एक्स्ट्रा पैसा आने लगा, तो वो बाजार गई और उसने अपने लिए मर्सिडीज खरीद ली। इसमें जरा भी मेहनत या रिस्क नहीं था, क्योंकि अपार्टमेंट हाउस के कारण उसने कार खरीदी थी। लेकिन उसे इसके लिए 4 साल तक इंतजार करना पड़ा था, जब रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बढ़ रहा था, और आखिरकार उसने इतना एक्स्ट्रा पैसा दे दिया कि कार खरीदी जा सके। लेकिन मर्सिडीज की ये लग्जरी दरअसल एक रियल इनाम है, क्योंकि उसने साबित कर दिया था कि वो अपने एसेट वाले कॉलम को सही तरह से बढ़ाना जानती है। अब उसके लिए उस कार की कीमत नॉर्मल तरीके से खरीदी गई कार की कीमत से कहीं ज्यादा है। ज्यादातर लोग अक्सर डिजायर होने पर बिना सोचे समझे जाते हैं और कर्ज पर कार या लग्जरी की कोई और चीज खरीद लाते हैं। हो सकता है कि वो जिंदगी से ऊब चुके हों या उन्हें सिर्फ एक नए खिलौने की जरूरत हो। कर्ज पर लग्जरी की चीजें खरीदने से देर सबेर वो आदमी उस चीज से चिढ़ने लगेगा, क्योंकि उसके कारण जो कर्ज लिया गया है वो भी एक बोझ बन जाएगा। एक बार आप अपने बिजनेस को बनाने, उसमें इन्वेस्ट करने का समय निकाल लेते हैं, तो फिर आप उसमें जादू की छड़ी घुमा सकते हैं, जो अमीरों का सबसे बड़ा सीक्रेट है। ये सीक्रेट अमीरों को भीड़ में सबसे आगे रखता है। अपने काम से काम रखने का इनाम, जो आपको उस राह पर चलने के लिए मिलता है जिस पर अमीर लोग चलते हैं। 8. Rich Dad Poor Dad by Robert T. Kiyosaki. Chapter 5. Lesson number 4. टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशंस की ताकत। मुझे याद है, हमें स्कूल में रॉबिन हुड और उनके सुखी गिरोह की कहानी बताई गई थी।